फूल गोभी काफी लोकप्रिय सब्जी है। फूल गोभी की बाजार में काफी मांग रहती है, इसलिए प्रदेश के किसान इसकी खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। लेकिन इस समय गोभी की फसल में कई प्रकार के कीटों का प्रकोप हो रहा है, जिनमें डायमंड बैक मोथ कीट फसल के उत्पादन में भारी गिरावट लाता है। तो इस कीट का समेकित नियंत्रण आप किस प्रकार से करें, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर विनय कुमार से। गोभी का पतंगा, जिसको अंग्रेजी में डायमंड बैक मॉथ कहते हैं, ये अक्टूबर माह से मार्च माह तक सक्रिय रहता है। इसके बाद इसमें क्या है कि ये छोटा सा पतंगा होता है, लार्वा होता है, जो गोभी वर्गीय फसल जैसे फूलगोभी, पात गोभी, बहुत बार देखा गया है कि ये सरसों इत्यादि पे भी पाया जाता है। इसका पहचान ऐसा है कि इसके पंख पे ऐसी 3 धारियां सफ़ेद होती हैं कि जो जब पंख दोनों मिल जाते हैं वो तिनकोने शेप में होते हैं, 3 हीरे के आकार के हो जाते हैं। इसलिए इसका नाम जो पड़ा डायमंड बैक मॉथ, इसी के चलते पड़ा। गोभी का हीरक पृष्ठ शलभ या डायमंड बैक मॉथ हल्की हरे रंग की होती है और पूरी बढ़ने पर 1 सेंटीमीटर लंबी, बीच में मोटी तथा दोनों तरफ पतली होती है। पत्तों को धीरे से हिलाने पर सुंडी नीचे की तरफ धागे जैसे पदार्थ की सहायता से लटक जाती हैं। प्रारंभिक अवस्था में सुंडी पत्तियों में छेद बनाकर हरे पदार्थ को खाती हैं तथा अधिक आक्रमण होने पर सुंडियां गोभी के फल को भी चट कर जाती हैं। पत्तियों पर सुंडियों के मल के कारण काले फफूंद की बीमारी हो जाती है। इसका जो मादा है वो करीब 60 अंडे एक बार में दे देती है। अकेले देती है या कभी कभी समूहों में भी अंडे दे देती है ऊपरी सतह पर पत्तों के। जो छोटा बच्चा होता है, लार्वा होता है, वो अंदर ही उसको खनन करता है पत्तों को, और इससे क्षति होता है जिसको देख नहीं पाते हैं। और ये पत्ता तब किसान भाइयों को पता चलता है जब उसका जो मल मूत्र है, मल त्यागता है कीड़े का, वो हमें दिखता है। तब पता चलता है कि हमारे फसल पे इस कीड़े का आक्रमण हो गया है। जो लार्वा का दूसरा अवस्था होता है, शिशु का दूसरा अवस्था होता है, वो ज़रा दिखने लगता है और वो ज़्यादा पत्तियों को काटता है और कभी कभी आपको पत्ते छेद छेद जैसे भी दिखने लगते हैं। ये नुकसान करते हैं और उसके बाद कालांतर में जाके जो फल होता है उसको भी नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए खेत की गहरी जुताई करें ताकि कीट और रोग के जीवाणु पक्षियों द्वारा खा लिए जाएं अथवा तेज धूप में नष्ट हो जाएं। पौध के रोपण से पहले जड़ का इमिडाक्लोप्रिड द्वारा उपचार करें। कीट एवं रोगरोधी प्रजाति का चुनाव करें। रोकथाम के उपाय के लिए पौधशाला से ही हमें देखभाल करना पड़ेगा। पौधशाला में जब हम लगाते हैं बीज, उसके 10वें, 20वें और 30वें दिन पे कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का 0.5% का छिड़काव करेंगे तो इससे बचाव हो सकता है। किसान भाइयों, इसमें जैविक नियंत्रण गोभी का पतंगा में आप बायोपेस्टिसाइड जो है बैसिलस thuringiensis 2 ग्राम प्रति लीटर के दर से भी छिड़काव कर सकते हैं। जहां जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है और जो ऑर्गेनिक ना भी करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। गोभी का पतंगा में किसान भाई सरसों की खेती साथ में करेंगे तो सरसों की खेती में जो है गोभी का पतंगा और दूसरे भी लाही इत्यादि आकर्षित होते हैं। जैसे एक तो 2 पंक्ति गोभी का और 1 पंक्ति सरसों का लगा सकते हैं। दूसरा ये है, प्रत्येक 25 पंक्ति गोभी के बाद 1 पंक्ति शुरू वाले पंक्ति में और फिर 25 पंक्ति के बाद सरसों लगाने से इससे बहुत अच्छा नियंत्रण होता है। आगे जाकर किसान भाई को आक्रमण होने पर स्पाइनोसेड नामक एक दवा है, 1.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, चूड़ियों, प्यूपों तथा वयस्कों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें।
रोगग्रस्त पौधे या उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खूंटियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सकें। मित्र कीटों का संरक्षण करें। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात को कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों की निगरानी व उनको आकर्षित करने के लिए फेरामोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। अपने खेतों पे 12 प्रलोभन प्रति हेक्टेयर के दर से लगाएंगे तो इसका जो पतंगा है वो फंस जाएगा, नर पतंगा फंसेगा, जिससे मादा के साथ मिलन नहीं होगा और अंडे नहीं देगी, तो आगे आपका नुकसान नहीं होगा। इसमें नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो है, निमोली का जो है 5% बहुत ही अच्छा प्रभाव देखा गया है। इसका भी 3 से 4 बार छिड़काव कर सकते हैं 10 दिनों के अंतराल पर। ये 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के दर से दवा का छिड़काव करें तो ये इस तरह से दोहरा फायदा होगा और पर्यावरण अनुकूल, ये हमारा जो नियंत्रण होगा वो पर्यावरण अनुकूल होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। समय के साथ अब खेती का तरीका भी आधुनिक होता जा रहा है। कृषि कार्यों को सुगम बनाने के लिए कई कृषि उपकरण बाजार में उपलब्ध हैं। इन्हीं में से एक है पावर टिलर मशीन। ये मशीन छोटी जोत वाले किसानों के लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि इससे खेत की तैयारी से लेकर अन्य कृषि कार्यों को बखूबी किया जा सकता है। तो चलिए इस मशीन के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि अभियंता अंजलि सुधाकर से। जैसा कि अभी मशीन खेती में भी मशीनीकरण का दौर चल रहा है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे जो किसान हैं वो लघु वर्ग के और मध्यम वर्ग के किसान हैं। ऐसे में उन्हें जो है वो भारी मशीन की जो भारी कीमत है उनके बारे में उन्हें थोड़ा नुकसान होता है। वो तो इस अवस्था में वो जो है एक जो सबसे उपयोगी उनके लिए मशीन है जो कम दाम में उनके लिए उपलब्ध है बाज़ार में, वो है पावर टिलर मशीन कि 8 HP से जो ऊपर ट्रैक्टर है ये उनके लिए है। हालांकि ये आपके ट्रैक्टर, ये जो आपके पावर टिलर होते हैं वे कई बहुत सारे HP में आते हैं, जैसे कि आपका 8.5 HP से लेके ये 15 HP तक है। लेकिन किसान भाई जो है वो ज़्यादातर आपका 13 से 15 HP के पावर टिलर इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक भारत में खेती करना सबके बस की बात नहीं रह गई है। बढ़ते तेल की कीमतों और खेतों की महंगी जुताई सिंचाई में अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि उन किसानों को अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पावर टिलर किसानों के काम को बेहद हद तक आसान बना देता है। एवं इस मशीन की कुछ और जो महत्वपूर्ण विशेषताएं है कि ये मशीन जो है साइज में काफ़ी छोटा होता है। तो इस मशीन को किसान जो है अपने जिनके खेत छोटे हैं तो वो अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तथा इसके वजन भी कम होता है। तो महिलाएं भी इस मशीन को अपने खेत में बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। जी, इस मशीन को खेत में चलाते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है।
जैसे कि अगर आप ये चला रहे हो तो इसमें आपको सिर्फ एक इंसान की ही ज़रूरत है मशीन को चलाने में। लेकिन जब आप खेत में जुताई कर रहे हैं तो इसके जो स्पीड पे ध्यान दें, इसके स्पीड आपको लगभग खेत में 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होनी चाहिए जुताई के लिए। और जुताई करके आप उसके अलावा जो वहाँ पे कुछ अलग फसल लगा सकते हैं, कोई दलहन की फसल लगा सकते हैं, तो इससे एक आपका अलग इनकम जनरेशन हो सकता है। जब अमरूद के बागीचे में वहाँ पे जुताई करके आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मशीन की और भी है कि जो प्लेन एरिया में तथा जो थोड़ा हिली एरिया है वहाँ पे भी इस मशीन का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन को चलाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपके खेत में कंकड़ पत्थर हो कोई बहुत, तो उस समय आप आप उनको पहले हटा लें अपने हाथों से, उसके बाद इस मशीन को चलाएं, अन्यथा आपके जिसके जो ब्लेड्स हैं वो टूटने की समस्या आ सकती है। एवं जैसे इस मशीन की और जो एक विशेषता है कि आप जिन खेतों में बागवानी फसलें लगे हैं आम के, वहाँ पे आपके ट्रैक्टर अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप पावर टिलर के द्वारा आप उस खेत में जुताई कर सकते हैं। पावर टिलर भी एक बहुकार्य कृषि यंत्र है। ये छोटे एवं मध्यम आकार के खेत वाले किसानों के लिए उपयुक्त है। पहाड़ी और ढालू जमीन में एवं छोटे आकार के खेत के लिए ये कृषि यंत्र काफी उपयोगी है। ये 6 इंच की गहराई में रोटावेटर की तरह मिट्टी की जुताई और महीनीकरण एक साथ करता है। इससे खेत की पहली जुताई से लेकर खरपतवार उन्मूलन, सिंचाई, कटाई, मड़ाई, सफाई और ढुलाई तक का काम आसानी से किया जा सकता है। पावर टिलर बेहद हल्का होता है, इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है या फिर लाया जा सकता है। साथ ही ये किसी भी प्रकार के खेतों को तैयार करने में माहिर है। इससे जुताई, बीज बुआई, पौध प्रतिरोपण, दवा छिड़काव तथा खाद्य प्रसंस्करण यंत्र जैसे क्लीनर, कम ग्रेडर, तेल, आटा, चावल एवं दाल मिल और गन्ना पेड़ाई यंत्रों को इससे जोड़कर आसानी से चलाया जा सकता है। आपके इसमें जैसे अगर आप इस मशीन का इस्तेमाल कर लिए हों तो आपको इसके रख रखाव में इसके जो ब्लेड्स हैं वहाँ पे अगर जो भी खर फंस जाए तो उनको साफ़ कर लें। एवं जो प्लेट्स उसके बाद आप इसको मशीन को धो के उसके बाद इसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग कर ले। इसके जो फ्यूल टैंक है उसको हमेशा बराबर चेक करते रहें। और इसमें ऑयलिंग ग्रीस जो पार्ट्स आपके मिट्टी में जाते हैं, जो इसके ब्लेड्स होते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, तो इस पार्ट्स को जो है आपको ऑफ सीज़न में इसमें आपको ऑयलिंग ग्रीसिंग करके रखनी है। तथा जो पार्ट्स में आपके जो बाहर होते हैं, जो मिट्टी में नहीं जाते हैं, उनको आप पेंट करके रख सकते हैं। ध्यान रखें कभी भी आपके इसके किसी भी पार्ट में मिट्टी नहीं लगाना चाहिए। जहाँ भी आपके इसके मशीन के पार्ट में मिट्टी लगे होंगे वहाँ पे आपका जंग लगने की समस्या आएंगी। ये दाम में भी कम है, जिसे छोटे किसान भी खरीद सकते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि में यंत्रीकरण का बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान है। यंत्रीकरण से उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ती है। यंत्रीकरण से कम समय में अधिक कार्य कुशलता के साथ किए जा सकते हैं। इस यंत्र पर मिलने वाले शासकीय अनुदान के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे।